हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा आप लोग को पता है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का पार्ट चल रहा है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ऑफर प्राइस अगर दिया है तो कैसे सम सॉल्व करना है, और अगर ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो कैसे सम सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली थी। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज भी करनी है हम लोग को। ठीक है, तो सोल्यूशन का जो पार्ट है, पहले हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ शेयर्स जो हमको बायबैक करने हैं। उसके बाद हमको जर्नल एंट्री भी बनानी है एंड उसके बाद बैलेंस शीट भी बनाना है। बट बैलेंस शीट इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग का ज्यादा फोकस जर्नल एंट्रीज के ऊपर होगा। अब जर्नल एंट्रीज में कौन सी जर्नल एंट्रीज आती है? सबसे पहला जर्नल एंट्री जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेचा है तो हमें उसकी भी जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, अगर देखो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो इन्वेस्टमेंट जाएगा, पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ओके ओके, बीच में मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एडजस्ट कर देंगे। लॉस हुआ तो भी, प्रॉफिट हुआ तो भी। सेकंड जो जर्नल एंट्रीज आती है वो होती है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, जिसे हम लोग प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू, पीएनआई भी बोलते हैं। प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू, कंपनी कुछ शेयर्स इशू करती है। अगर शेयर्स इशू करेंगे तो शेयर्स जाएंगे, पैसा आएगा, वापस पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या प्रेफरेंस जो भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर सम में है तो। अगर इशू एट प्रीमियम है तो ही सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम आएगा, वरना हम लोग इसको स्किप कर देंगे। एंट्री बनेगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, थर्ड है एंट्री ट्रांसफर टू सीआरआर। सीआरआर स्टैंड्स फॉर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसकी जर्नल एंट्री है जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। ठीक है, जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस में से अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करते हैं सीआरआर में, तो जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस में से अमाउंट रिड्यूस हो गया एंड जो भी अमाउंट था वो हमने सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, देन ये जो तीन एंट्री है ये स्टैंडर्ड हम लोग ज्यादातर हमेशा करते हैं, विच इज अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक और अमाउंट पे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इस ये जो तीन एंट्रीज है ये स्टैंडर्ड है, ये हमेशा रहेगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो जर्नल एंट्रीज है ना, हम लोग उसको सम में कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं। ठीक है, सबकी जर्नल एंट्री आपके पास लिखी हुई है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बोला कि पहला जो दो एंट्री है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट 3 4 5 6 ये जो एंट्रीज है ना, ये ज्यादातर हर सम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अमाउंट पेबल की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, सिमिलरली राइट ऑफ और फिर अमाउंट पेड, ये हम लोग सम करते करते ही करेंगे। तो इसके बाद हमें एक वर्किंग नोट भी बनाना है। ये वर्किंग नोट का फॉर्मेट है, ये भी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। बस इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कैसे फाइंड करना है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे जाते हैं, सीधा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में आपको जो भी पार्ट मैंने अभी इससे पहले बताया था वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है इस वीडियो का, बैलेंस शीट ऑफ अजय लिमिटेड दिया है। आपको पता है बैलेंस शीट से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। नीचे हम जाते हैं, नीचे बोला है कीपिंग इन व्यू ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स ascertain मतलब फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैन बाय बैक। बाय बैक से पता चलता है कि बाय बैक का सम है, और मैक्सिमम ऑफर प्राइस भी निकालना है, मतलब ये वो वाला सम है जिसमें ऑफर प्राइस नहीं दिया है। तो देखिए, जब ऑफर प्राइस दिया होता है ना तो अपना कंडीशन नंबर 1 2 3 तीनों आते हैं। बट अगर सपोज ऑफर प्राइस नहीं दिया तो हम लोग खाली कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 ही निकाल पाते, उससे आगे नहीं जाते। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन जाते हैं। सोल्यूशन का फॉर्मेट आपको पता है। अच्छा, आगे भी मैं रीड कर लेता हूँ। आगे उन्होंने बोला अज्यूम दैट बायबैक इज कैरिड आउट एट द लीगल परमिसिबल टर्म्स। आगे बोला पास जर्नल एंट्री, देखो जर्नल एंट्रीज भी पास करने बोला, तो हम लोग जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। और आगे बोला फॉर दिस पर्पस कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी बेचा था। ओके ठीक है, ये सारी एंट्रीज करनी है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमारा स्टेटमेंट जिसमें हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करते हैं जो कि बायबैक करना है एंड ऑफर प्राइस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये अपना सोल्यूशन का फॉर्मेट था, राइट। ओके, देखिए इसमें ना प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। वैसे हम लोग सम में करते हैं देख देख के। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक या बाय बैक। ठीक है, अच्छा मुझे पहले से पता है क्योंकि सब में देखो प्रेफरेंस नहीं है तो मैंने प्रेफरेंस नहीं लिखा है। अगर होता तो हम लोग लिख देते। 50 लाख दिया था तो मैं लिख देता हूँ 50 लाख। इक्विटी दिया है 50 लाख। उसके बाद दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है 5 लाख, तो मैं जाके सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने लिख देता हूँ 5 लाख। ठीक है, ओके। जर्नल रिजर्व कितना दिया, जर्नल रिजर्व दिया 10 और प्रॉफिट एंड लॉस 35, तो मैं लिख देता हूँ 10 एंड 35। अब इसका टोटल करना पड़ेगा। अच्छा, पहला कंडीशन क्या था, वापस एक बार, 25% ऑफ ओन फंड्स। ठीक है, 25% ऑफ ओन फंड्स। तो हम लोग ये जो फाइंड कर रहे हैं ना, ये क्या है, ये ओन फंड्स है जो भी मिलेगा। ये हो जाएगा 40 40
50 50 और 50 1 CR 1 करोड़। 1 करोड़ ये जो 1 करोड़ आ रहा है ना, ये ओन फंड्स है, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये ओन फंड्स है। इसका 25% मतलब 25 लाख, ये 25 लाख क्या है, ये हमारे फर्स्ट कंडीशन का आंसर है। इतने अमाउंट का हम लोग बाय बैक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन भी तो है। दूसरा कंडीशन क्या था, ओन फंड्स माइनस 50% ऑफ डेट। अब मुझे बताओ ओन फंड्स ये है कि ये है, कौन सा ओन फंड्स, ओन फंड्स ये है। तो यहाँ हम लोग लेंगे 1 करोड़ माइनस 50% ऑफ डेट। डेट में डिबेंचर, सिक्योर्ड लोन, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट अलग है, बैंक लोन अलग है। हम लोग बैंक लोन लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेते। सब में देखते हैं, सब में देखो सिक्योर्ड लोन हेडिंग के अंदर डिबेंचर्स दिया है एंड बाकी कोई और लाइबिलिटी नहीं है। तो हम जाते हैं यहाँ पर, जाके हम लोग लेंगे 50 लाख दिया है, लेकिन हम लोग 25 लाख लेंगे। क्यों, क्योंकि कंडीशन है ना 50% ऑफ डेट। सो व्हाट इज 50% ऑफ 50 लैक्स, 50 लैक्स का अगर इंटू 50% करे तो कितना आएगा, 25 लाख। अच्छा अब सॉल्व करेंगे, 1 करोड़ में से 25 लाख गया तो कितना बचेगा, 75 लैक्स, ठीक है, 75 लैक्स मिल गया। अच्छा थर्ड कंडीशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड कंडीशन सॉल्व ही नहीं कर सकते, व्हाई, बिकॉज अगर मैं सपोज देखो थर्ड कंडीशन का ना फॉर्मूला कैसा हुआ करता था, जो भी आंसर आता था ना ये 25% का, उसको हम लोग डिवाइड करते थे फेस वैल्यू से और उसको मल्टीप्लाई करते थे ऑफर प्राइस से, तब जाके थर्ड कंडीशन का आंसर आता था। लेकिन अभी ऑफर प्राइस तो सब में दिया ही नहीं है ना, अगर ऑफर प्राइस सब में दिया ही नहीं है तो थर्ड कंडीशन हम लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो अब हम करते क्या है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के बाद डायरेक्टली हम लोग कहाँ जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने में, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स, अब नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला है 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू, ठीक है। देखो ये वही फॉर्मूला है कंडीशन नंबर 3 का, खाली इसमें से मैंने ऑफर प्राइस हटा दिया। तो जब हम लोग वो कंडीशन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जब सम में ऑफर प्राइस नहीं दिया है, तो जो आंसर आता है ना वो नंबर ऑफ शेयर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स। देखो 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैसा मिलेगा, 50 लाख है, तो 50 लाख का इंटू 25%, 12.5 लाख, 12.5 लाख आ रहा है, ठीक है। वापस से एक बार कर लेता हूँ, 50 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 100, 12.5 लाख, ठीक है। ओके चलो, तो हम लोग सम में जाते हैं और लिख देते हैं 12.5 लाख डिवाइड बाय फेस वैल्यू, क्वेश्चन में फेस वैल्यू ये है हमारा फेस वैल्यू, कितना दिया है 10, तो मैं जाके 10 लिख देता हूँ। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स हमको कितना मिल रहा है, 1,25,000, ये है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स। अब हमको ऑफर प्राइस निकालना है। ऑफर प्राइस कैसे निकलेगा, ऑफर प्राइस का फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है, लीस्ट ऑफ 1 2 3 नहीं, अभी 1 2 सिर्फ बस, अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। लिस्ट ऑफ 1 2, मुझे बताओ 25 लाख और 75 में से कौन सा कम है, 25 एग्जैक्टली, तो मैं लिख देता हूँ 25 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000, कितना आंसर आएगा, 25 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000, सो इट्स 20, तो मैं लिख देता हूँ 20। अच्छा देखो ये जो 20 है ना, ये हमारा ऑफर प्राइस है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ऑफर प्राइस है ना, इसके अंदर फेस वैल्यू कितना और प्रीमियम कितना है। देखो फेस वैल्यू 10 है बराबर, अगर 20 में से 10 रुपीज एफ है, एफ मतलब फेस वैल्यू है, तो जो ऊपर का 10 हम लोग दे रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या मानते हैं पता है, इसको हम लोग मानते हैं प्रीमियम। अगर सपोज मेरा आंसर 30 आता तो मैं इसमें से 10 हटा देता, तो वो 10 क्या बन जाता, फेस वैल्यू, तो बचा हुआ 20 क्या बन जाता, प्रीमियम। ये याद रखना कि फेस वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, बट प्रीमियम चेंज होता रहेगा, कभी 10 20 30 40 50 कुछ भी हो सकता है। अगर सपोज 70 होता तो 70 में से मैं 10 हटा देता फेस वैल्यू का, तो बचता जो 60, वो क्या माना जाता, प्रीमियम, वो होता हमारा प्रीमियम। तो जो भी 10 रुपए के ऊपर ऑफर प्राइस आएगा, तो उसके ऊपर का जो भी पार्ट है ना, वो हम लोग प्रीमियम कंसिडर करते हैं। ये मैंने आपको जानबूझ के बताया, बिकॉज अभी देखो हमें अभी जर्नल एंट्री करनी है ना, जर्नल एंट्री करने से पहले हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। विदाउट वर्किंग नोट हम लोग आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो देखो मैं वर्किंग नोट आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको लिख के बताया था। देखो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना है, पहले तो हम लोग को फाइंड करना है फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं पता है, FVES। तो पहला काम है हमको क्या फाइंड करना है, FVES फाइंड करना है। सेकंड काम करना है हमको क्या फाइंड करना है, PBP। PBP मिलेगा, उसका भी एक फॉर्मूला है, PBP मतलब प्रीमियम ऑन बाय बैक, ठीक है। PBP मतलब प्रीमियम ऑन बाय बैक, ठीक है। प्रीमियम ऑन बाय बैक को शॉर्ट में हम लोग PBB बोलते हैं, ठीक है। ओके मैं यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ आप लोग के लिए, प्रीमियम ऑन बाय
बैक। वैसे जर्नल एंट्री में यहाँ पर देखो मैंने मेंशन किया प्रीमियम ऑन बाय बैक। प्रीमियम ऑन बाय बैक को हम लोग शॉर्ट में PBB बोलते हैं, ठीक है। ओके चलिए, और उसके बाद फिर हमको टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो पहले जो हम लोग का दो काम है पहले वो कर लेते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, FES। तो मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या फाइंड करना है, FES। FES का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बाय बैक। जो बाय बैक करने वाले हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। अच्छा मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर जो बाय बैक करने वाले हो किधर है, किधर है, किधर है, ये रहा 1,25,000। तो मैं लिख देता हूँ 1,25,000 इंटू फेस वैल्यू मैंने आपको बताया 10। तो इसका आंसर आ रहा है 12.5 लाख। उसके बाद हमको फाइंड करना है PBB। PBB स्टैंड्स फॉर प्रीमियम ऑन बाय बैक। प्रीमियम ऑन बाय बैक। प्रीमियम ऑन बाय बैक का भी फॉर्मूला सेम ही है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू, लेकिन इंटू है इस बार प्रीमियम, इंटू प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम ही रहने वाला है 1,25,000 जो बायबैक कर रहे हैं, इंटू प्रीमियम कितना है 20 रुपए में ऑफर प्राइस है, उसमें से 10 हमने फेस वैल्यू निकाला तो बचा हुआ 10 क्या बन गया, प्रीमियम। तो इसका भी आंसर इत्तेफाक से कितना आ गया, 12.5 लाख। इत्तेफाक से आया, एग्जैक्टली हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। चलिए अब मैं निकालता हूं टोटल। टोटल है जो टोटल अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को टोटल अमाउंट कितना पे करना है, वो अभी हम लोग फाइंड कर रहे हैं। उसका आंसर कैसे मिलता है पता है क्या, इसका आंसर हमको मिलता है जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, FPES प्लस प्रीमियम ऑन बायबैक। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं ना कितना आएगा, 1 लाख, सॉरी 12.5 लाख प्लस 12.5 लाख, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कितना आएगा 25 लाख। तो मतलब हमने FES ढूंढ लिया, PBP निकाल लिया, ये टोटल क्या है, टोटल अमाउंट पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि हमको टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट करना है, 25 लाख रुपया पेमेंट करना है। तो हमने देखिए वर्किंग नोट हमने पहला बना दिया FES, दूसरा बना दिया PBP, थर्ड हमने फाइंड कर दिया टोटल। उसके बाद आगे जाते हैं वर्किंग नोट में, देखते हैं और क्या फाइंड करना है। प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू। प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू इस सम में दिया नहीं है, कैसे पता चलेगा, एडजस्टमेंट में होता है और वर्ड दिया होता है इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ भी हो सकता है। वो लोग ऐसा मेंशन करते हैं कि हमने शेयर्स इशू किए, ठीक है, 10,000 15,000 एडजस्टमेंट में होता है, वो इस सम में नहीं है, ठीक है। तो इस सम में PNI नहीं है। ओके चलिए आगे जाते हैं। अगर PNI नहीं है तो उसका प्रीमियम भी नहीं होगा, तो ये भी हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके अच्छा CRR। अच्छा हाउ टू फाइंड CRR, व्हाट इज CRR। CRR का फुल फॉर्म होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व निकालने का फॉर्मूला है FES माइनस PNI, ठीक है। तो मैं जाता हूँ हमारे एग्जाम्पल में, इसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अभी हमने फाइंड कर लिया 1, ये 2, ये 3 एंड अब फोर्थ पार्ट फाइंड कर रहे, क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, CRR। CRR का फॉर्मूला क्या बोला, FES माइनस PNI। मैंने बोला इस सम में PNI है नहीं, मतलब PNI की वैल्यू कितनी आएगी 0। FES कहाँ से मिलेगा, ये देखो आपने ढूंढा हुआ है, इधर निकाला ना पहले नंबर पे, FES है ना, ये 12.5 लाख। तो यहाँ लिख देता हूँ 12.5 लाख। 12.5 लाख माइनस 0 करेंगे तो आंसर फिर से कितना आएगा, 12.5 लाख ही आएगा। अब हमारे CRR का अमाउंट कितना है, 12,50,000 है। अभी जो 12,50,000 है ना, ये हमको ट्रांसफर करना है CRR में, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ से ट्रांसफर करना है, कौन से अकाउंट में से पैसा निकाल कर इस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो अब अगर वर्किंग नोट में जाएंगे ना आप, तो देखो वर्किंग नोट में मैंने मेंशन किया CRR के लिए दो जो मेन अकाउंट है वो है जनरल रिजर्व और PNL। देखो पहले प्रेफरेंस हम लोग जनरल रिजर्व को देते हैं, अगर जनरल रिजर्व सब में नहीं है तो फिर हम लोग किसके पास चले जाते हैं, PNL के पास चले जाते हैं, ठीक है। हमको कितने अमाउंट की जरूरत है, 12.5 लाख। क्वेश्चन में देखते, क्वेश्चन में अपना जनरल रिजर्व है क्या, हाँ है, कितना है 10 लाख। ओके मुझे चाहिए कितना, 12,50,000, मतलब इसमें से 10 लाख मैं कहाँ से लूंगा, जनरल रिजर्व में से, ठीक है। अब देखो मुझे तो और 2.5 लाख चाहिए, है ना, ये बचा हुआ 2.5 लाख कौन देगा मुझे, ये बचा हुआ 2.5 लाख हम लोग कहाँ से निकालेंगे, PNL के अंदर से, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर से, ठीक है। मुझे 12,50,000 रुपीज की जरूरत थी। पहला प्रेफरेंस हमेशा सम को जनरल रिजर्व में देना चाहिए, अगर समय जनरल रिजर्व नहीं होता तो मैं पूरा का पूरा जो 12.5 लाख है ना वो PNL में से ले लेता, ठीक है। लेकिन क्योंकि समय जनरल रिजर्व है तो मैंने क्या किया, जो 10 लाख रुपीज है जनरल रिजर्व का पहले वो यूटिलाइज कर लिया, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट थी 12,50,000 की, तो बचा हुआ जो 2.5 लाख है ना वो मैंने इसमें से निकाल लिया 35 लाख में से। मतलब अगर है ना इसमें देखा जाए तो अभी कितना बच रहा है, 32,50,000 ही बचा हुआ है, बिकॉज 2.5 लाख तो मैंने यूज कर लिया ना। और जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी बची हुई है, 0। जनरल रिजर्व है नहीं, पूरा पैसा तो वहां निकाल लिया ना हमने, यहाँ से निकाल के वहां डाल दिया। ओके इसकी जर्नल एंट्री होती है, ठीक है। जब जर्नल एंट्री पास करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये वर्किंग नोट क्या बन रहा है, ठीक है।
ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, तो 10 लाख लेंगे जनरल रिजर्व से और 2.5 लाख लेंगे हम लोग पीएनएल में से। अब कौन बचा? अब बचा है लास्ट वाला, वो है हमारा पीबीबी, प्रीमियम ऑन बायबैक। इसको राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए वर्किंग नोट में यहाँ लिखा हुआ है, लास्ट वर्किंग नोट है हमारा राइट ऑफ पीबीपी। इसके लिए दो अमाउंट देखो कौन है, सिक्योरिटी प्रीमियम और फिर पीएनएल। मतलब जैसा हमने सीआरआर के लिए किया ना वैसे इसके लिए भी करना, राइट ऑफ करना पीबीपी। ओके चलो पहले मुझे बताओ पीबीबी का अमाउंट कहाँ से मिलेगा। पीबीबी का अमाउंट ये रहा, यहीं पे है वर्किंग नोट में। देखो उसका भी अमाउंट कितना है, 12.5 लाख। तो मैं लिखता हूँ 12.5 लाख। अभी हमको 12.5 लाख जो चाहिए ये कैसे यूज करेंगे, ये यूज होगा दो अकाउंट के अंदर। पहला जाएंगे किसके पास, शेयर प्रीमियम। सब में शेयर प्रीमियम है क्या, या सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या? है। कितना है ये देखो यहाँ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 लाख। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, मेरी ज़रूरत है 12.5 लाख की, लेकिन पहले 5 लाख तो ले ले उससे, जो मिल रहा है वो ले लो। 5 लाख ले लिया। ये कहाँ से लिया, एसपी। एसपी मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम। 12.5 लाख चाहिए था, इसमें से 5 लाख तो यूटिलाइज कर लिया हमने, तो बचा कितना, 7.5 लाख। ये 7.5 लाख की हेल्प कौन करेगा, ये करेगा पीएनएल। एक चीज नोट किया आपने, दोनों ही केसेस में सेकंड प्रेफरेंस में हमने पीएनएल को रखा हुआ है। मतलब अगर आप सीआरआर फाइंड कर रहे हो और आपके पास बैलेंस नहीं है जनरल रिजर्व के अंदर, तो जो बचा हुआ बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में से लेते हैं। सिमिलरली जब हम लोग राइट ऑफ करते हैं पीबीपी को, तो जब उसमें भी अगर आपको कुछ शॉर्टेज पड़ रहा है तो हम लोग पैसा कहाँ से ले लेते हैं, पीएनएल से, प्रॉफिट एंड लॉस से वो बैलेंस हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 12.5 लाख चाहिए था, तो मैंने क्या किया, 12.5 लाख चाहिए था मुझे, तो मैंने क्या किया, 12.5 लाख में से ऑलरेडी मुझे कितना मिल चुका है, 5 लाख ऑलरेडी मिल चुका है। तो बचा कितना, 7.5 लाख। वो हमने कहाँ से ले लिया, पी एंड एल से ले लिया। ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज करने जाते हैं। देखिए मैंने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम अजय लिमिटेड, तो मैं लिख देता हूं अजय लिमिटेड, अजय लिमिटेड। अच्छा, सबसे पहली एंट्री जैसे मैंने आप लोग को बताई थी वो किसकी थी, सबसे पहले जनरल एंट्री होती है हमेशा इन्वेस्टमेंट सोल्ड की। वैसे इस एग्जांपल में इन्वेस्टमेंट सोल्ड कहीं पे बोला था, देखो नीचे बोला था यहाँ पर कहीं पे, ये रहा इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड की एंट्री देखो, ये रही इन्वेस्टमेंट सोल्ड की एंट्री। इन्वेस्टमेंट सोल्ड की एंट्री क्या थी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर आता है इसका कॉस्ट, ऊपर आता है सेलिंग प्राइस। क्योंकि ये दोनों मैच नहीं होता है तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। ठीक है, कैश बैंक के सामने कौन सा अमाउंट लिखने का, जो कहाँ दिया हुआ है, जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ना, वो कैश बैंक के सामने आता है। ठीक है, तो चलिए सब में जाते हैं और जनरल एंट्री पास करते हैं। पहला एंट्री, इन्वेस्टमेंट को बेचा है, बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने का था और हमको मिला कितने में, देखो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है, ये कॉस्ट है। जो ऊपर दिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट। और जो नीचे दिया वो सेलिंग प्राइस। बेचा कितने में, बेचा 13 लाख में, था 15 लाख का। तो मैं जाता हूँ इन्वेस्टमेंट, देखो कॉस्ट यहाँ पर आता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 लाख। 15 लाख का था, हमने कितने में बेचा, 13 लाख में बेचा। इसका मतलब 2 लाख का घाटा हो गया, 2 लाख का लॉस हो गया। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लेकिन कौन सा अकाउंट को यूज करना है यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज करते हैं। इसका नरेशन क्या आएगा, इसका नरेशन आएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ठीक है, तो पहला एंट्री खत्म, हमको पहला एंट्री आ गया है। अच्छा, इसके बाद जो अपनी सेकेंड एंट्री मैंने तुम लोग को लिखवाई थी वो थी इशू ऑफ शेयर्स या प्रेफरेंस की, जो इस सम में नहीं है। अगर नहीं है तो हमें एंट्री भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली अभी हम लोग जाएंगे एंट्री नंबर 3 विच इज ट्रांसफर टू सीआरआर। ट्रांसफर टू सीआरआर की एंट्री क्या है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। ठीक है, तो मैं पहले जाके एंट्री लिख देता हूँ। ये रहा एंट्री, कैसे आएगी मुझे बताओ, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, टू सीआर। ठीक है, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अच्छा, अमाउंट कहां से मिलेगा, वर्किंग नोट। देखो जो 10 लाख के सामने, जनरल रिजर्व के सामने 10 लाख, पीएनएल के सामने 2.5 लाख। ठीक है, इसलिए ये वर्किंग नोट बनाया था ताकि आपको अमाउंट मिलने में आसानी हो जाए। मुझे कहना कैसे पता चलता कि यहाँ पर कितना लिखना है, जनरल रिजर्व से लिया 10, पीएनएल से लिया 2.5, टोटल कहाँ ट्रांसफर कर दिया अपन ने, 12.5 लाख सीआरआर के अंदर। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया सीआरआर की एंट्री हमने कैसे ली, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। ठीक है, इसका नरेशन अलग अलग कर सकते हो, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, ऐसा भी डाल सकते हो, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। ठीक है, सीआरआर की एंट्री खत्म।
उसके बाद आगे जाते हैं और देखते हैं एंट्री में अब कौन सी एंट्री आने वाली है। मैंने आपको बताया था कि अब ये जो 3 एंट्री है 4 5 6 ये बैक टू बैक हमको करनी है, ये हर सम में होगा ही होगा। ठीक है, ये एंट्री होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ये एंट्री ना हो। ठीक है, तो अब हमको जब एंट्री करनी है तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फोर्थ वाली एंट्री से, विच इज अमाउंट पेबल। अमाउंट पेबल की एंट्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग जाते हैं आगे और अमाउंट पेबल की एंट्री आती है। अमाउंट पेबल की एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, इसका अमाउंट कैसे मिलेगा, वैसे मैं बता दूं, इक्विटी शेयर, जो इक्विटी शेयर है ना, यहाँ पर कौन सा अमाउंट लेते हैं पता है, एफपीईएस का, और प्रीमियम ऑन बायबैक में तो आपको पता ही है। तो इन दोनों के अमाउंट कहाँ से मिलेंगे, देखो हमने फाइंड किया हुआ है। एफपीईएस कितना था, 12.5 लाख, और ये कितना था, ये भी 12.5 लाख। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पर, जाके लिख लेते हैं 12.5 लाख, यहाँ पर भी 12.5 लाख, तो टोटल कितना हो गया, 25 लाख। देखो अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, हमने ऊपर टोटल निकाला था ना, ये टोटल, ये जो टोटल है ना, ये टोटल क्या था, अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर। ये जो अमाउंट पेबल टू शेयर होल्डर्स, कितना अमाउंट पे करना है शेयर होल्डर्स को, ये वही है 12.5 लाख, 12.5 लाख, टोटल कितना हो गया, 25 लाख। ये जो वो अमाउंट है जो हम लोग को शेयर होल्डर्स को पे करना है, पे करना है, पे नहीं किया, पे करना है। ठीक है, ओके चलो, ये एंट्री कर दी हम लोगों ने। इसका नरेशन आएगा, बीइंग अमाउंट पेबल, बीइंग अमाउंट पेबल। ठीक है, उसके बाद आती है राइट ऑफ वाली एंट्री। राइट ऑफ की एंट्री पहले मैं लिख देता हूँ। अब तक हमारी 4 एंट्री हुई है, इसमें एक एंट्री था नहीं तो वो स्किप कर देते हैं हम लोग। तो हमारी अभी 4th एंट्री आएगी राइट ऑफ करने की। राइट ऑफ करने की एंट्री होती है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, या शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सेम। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, देन टू प्रीमियम ऑन बाय बैक। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है। शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू पीबीपी। पीबीपी का फुल फॉर्म प्रीमियम ऑन बाय बैक। देखो प्रीमियम ऑन बाय बैक का अमाउंट हम लोग को, और इसका जनरल एंट्री तो मिल गया, अमाउंट कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर फाइंड किया हुआ है, जो 5th पार्ट था ना, पीबीपी। एसपी के सामने कितना लिखना है, 5, और पीएनएल के सामने कितना लिखना है, 7.5। इसीलिए वर्किंग नोट बनाया था, ताकि यहाँ से डायरेक्टली हम लोग अमाउंट ले सके। ठीक है, तो हम लोग ने देखो यहाँ से कितना अमाउंट लिया, 5 लाख लिया, यहाँ से 7.5 लाख लिखा, और पीपीपी के सामने कितना आ गया, 12.5 लाख। ठीक है, 12,50,000 की जरूरत थी, 5 लाख की हेल्प किसने की, सिक्योरिटी प्रीमियम ने। बाकी का जो बैलेंस अमाउंट था वो किससे हमने यूटिलाइज कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग पीबीपी रिटर्न ऑफ, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ। इसको राइट ऑफ कर दिया हम लोग ने। ठीक है, ओके चलिए, अभी लास्ट एंट्री हमको करनी है, होती हुए कौन सी वाली एंट्री है, वो पेमेंट की एंट्री है। वो एंट्री एक बार मैं दिखा दूं आप लोगों को, ये रहा, अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। देखो जब पेमेंट करते ना, जब पेमेंट करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो हम लोग जाएंगे, जाके क्या करेंगे, एंट्री लिखेंगे। एंट्री क्या आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पैसा देना था, हमको देना था 25 लाख। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला 25 लाख ही देना था, देखो ये एंट्री में हमने फाइंड किया था ना, इक्विटी शेयर होल्डर के सामने कितना है, 25 लाख, तो यहाँ पर भी कितना लिख देंगे, 25 लाख। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 25 लैक्स, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, 25 लैक्स। इसका नरेशन आएगा, बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। और यहाँ पर आके सम खत्म हो जाएगा, जर्नल का यहाँ पर टोटल कर देंगे। जर्नल के टोटल करने में कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप लोग कर ही सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या था इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग के लिए जर्नल एंट्री सीखना। ये जो 5 जर्नल एंट्री की आपको पता चला क्या, इस वाले पार्ट में हम लोगों का इशू मतलब पीएनआई नहीं था, तो हमने उसकी एंट्री की नहीं। ठीक है, एक बार मैं वापस से बता दूं, ये जो वर्किंग नोट हमने यहाँ पर किया ना, यही इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्किंग नोट वाला पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये स्टेटमेंट तो आप लोगों ने बनाया हुआ है, इसमें मुझे पता है आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके बाद जो आंसर आते हैं ना, ये जो 2 आंसर आते हैं ना, इसके बाद इसके आगे का पार्ट है ना, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि आपको स्टेटमेंट बनाना आता है, जो कंफ्यूजन है वो जर्नल एंट्री में है एंड वर्किंग नोट में आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है, जिससे मैं, देखिए ये एग्जाम्पल मैंने आप लोग को पहले ये एग्जाम्पल ऑलरेडी करा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, इसका सोल्यूशन भी मेरे पास बना बनाया है, ये देखो
ऑलरेडी सॉल्व्ड है। तो इसमें मुझे करना क्या है, डायरेक्टली वो जो जर्नल एंट्री का और वर्किंग नोट का पार्ट है ना वही करूंगा, ठीक है, पूरा नहीं करेंगे, बिकॉज आपको स्टेटमेंट बनाना आता है, इसका सोल्यूशन भी मैंने बना के रेडी रखा हुआ है। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर, अज्यूम बायबैक इज कैरिड आउट। और देखो इसमें जर्नल एंट्री नहीं बोला है, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वो नहीं बोला है, जो चीज नहीं बोली है तो उसकी एंट्री भी आएगी नहीं, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, फटफट हम लोग इसका भी पार्ट कर लेते हैं। डायरेक्टली कहां से स्टार्ट करेंगे, करेक्ट, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सबसे पहला वर्किंग नोट आप लोग बताओ क्या आएगा, FVES। व्हाट इज FVES, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक BB बायबैक इनटू फेस वैल्यू FV, कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना बायबैक कर रहे, देखो यहाँ पर है, ये रहा नंबर ऑफ शेयर्स 62,500, तो मैं लिख देता हूँ 62,500 इनटू अपना फेस वैल्यू, देखो यहाँ पर भी 20 है, 20 में से 10 क्या होएगा फेस वैल्यू, तो बचा हुआ 10 क्या होएगा, ये क्या हो जाएगा प्रीमियम, करेक्ट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 10, इसका मतलब हमारा FPS आ रहा है 6,25,000, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या फाइंड करते थे, PBP मतलब प्रीमियम ऑन बाय बैक, उसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम ही रहेगा ना, 62,500 इंटू प्रीमियम करना है, प्रीमियम कहाँ से मिलेगा, ये रहा 10। इत्तेफाक से इसमें भी ऐसा हो रहा है, जरूरी नहीं है हर सम में ऐसा हो, ठीक है, दोनों सम में इत्तेफाक से जो फेस वैल्यू और प्रीमियम का अमाउंट था वो सेम आ रहा है, हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं, अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, टोटल अमाउंट पेबल, टोटल अमाउंट पेबल, टोटल कितना पेबल है, किसको पेबल है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कैसे मिलेगा, FVES प्लस PBP, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल डायरेक्टली यहीं से कर ले, चलिए फिर भी मैं लिख देता हूँ 6,25,000 प्लस 6,25,000 इज इक्वल्स टू 12,50,000, 12,50,000 आ रहा है, ठीक है, ओके। देन अपना वो जो थर्ड वाला पार्ट था ना, CRR वाला, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR में कितना पैसा चाहिए, CRR का फॉर्मूला क्या होता था, FVES माइनस PNI, PNI स्टैंड्स फॉर प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू, सब में नहीं दिया था, हमने सम रीड किया, उसमें कोई भी इशू ऑफ शेयर्स नहीं है तो जीरो कर दिया। देन FVS कहां से मिलेगा, ये रहा FVS 6,25,000 माइनस जीरो, आंसर कितना आएगा 6,25,000। मुझे कितने की जरूरत है, 6,25,000 की। पहले किसके पास जाएंगे, जर्नल रिजर्व के पास जाते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं, अरे बाप रे, देखो जर्नल रिजर्व में कितना दिया अमाउंट, 10 लाख, मुझे कितना चाहिए 6,25,000, अच्छा मुझे चाहिए सिर्फ 6,25,000 और उसके पास 10 लाख है जनरल रिजर्व के पास, तो इसका मतलब ये जो पूरा अमाउंट है ना, फुल अमाउंट, ये हम लोग कहाँ से लेंगे, जनरल रिजर्व से ही लेंगे, मतलब PNL के पास जाने की जरूरत नहीं है, जनरल रिजर्व ऑलरेडी हमारा काम कर देगा। अभी अगर हम लोग देखें तो उल्टा जनरल रिजर्व में 3,75,000 और बचा हुआ है, जो मैं और भी काम के लिए यूटिलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ये पार्ट समझ में आया, पहले हमने ये जो सम किया था ना, इसमें इस वाले में क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, 10 लाख ही था, जबकि नीचे कितना चाहिए था, 12.5 लाख, तो 2.5 लाख एक्सेस जा रहा था, जो एक्सेस जा रहा था वो PNL से लिया। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है, इस बार मुझे 6,25,000 चाहिए, जबकि मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, जनरल रिजर्व में ज्यादा अमाउंट है, तो मैंने क्या किया, जितना मुझे चाहिए उतना ही लिया। इसका मतलब इसमें CRR में पूरा जो मनी ट्रांसफर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ CRR से करेंगे, जनरल रिजर्व से करेंगे, PNL की हेल्प लेंगे नहीं, ठीक है, यही नया पार्ट था इसमें। सेकेंड पार्ट किसका होता है, राइट ऑफ करना है, PBP, राइट ऑफ करने के लिए किसके पास जाएंगे, पहले तो राइट ऑफ के लिए अमाउंट कितना आएगा, 6,25,000, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 6,25,000। अब इसमें चेक करते हैं, इसमें क्या हो रहा है, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 5 लाख, जबकि हमको कितना चाहिए 6,25,000 ना, अब इसमें एक्सेस जा रहा है, तो इसमें वैसा ही होगा जैसे पिछली बार कर रहे थे हम लोग, 5 लाख किस में से ले लेंगे, SP स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम, तो बच रहा है 1,25,000। ये मुझे यहाँ का बैलेंस अमाउंट मिलता कैसे, ये जो टोटल होता है ना, इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये बचा हुआ मिल जाता है, तो ये जो है ना, ये किस में से लेंगे, PNL के अंदर से, मतलब ये जो PBP वाला पार्ट है वो पिछले सम की तरह ही हुआ, लेकिन जो CRR है ना वो वैसा नहीं हुआ, ठीक है। ये वर्किंग नोट मैं जानबूझ के बना रहा हूँ, बिकॉज इसकी वजह से जर्नल एंट्री में भी कुछ चेंजेस आएंगे, वो अब जैसे मैं करूंगा तो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जर्नल एंट्रीज में जाए क्या, ओके चलिए जर्नल एंट्रीज में जाते हैं। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मनीष, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मनीष, ठीक है, ओके। पहली एंट्री हमारी होती थी इन्वेस्टमेंट की, सम में नहीं है। दूसरी एंट्री होती थी हमारी इशू की, सम में नहीं है। थर्ड एंट्री हमारी होती थी CRR की, सम में है। अब देखो CRR की एंट्री मुझे बताओ, CRR की एंट्री क्या है, CRR की एंट्री
सीआरआर की एंट्री है ना, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, लेकिन इसमें ना मैं खाली जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कर दूंगा, ऐसा कर रहा हूँ। क्यों ऐसा? मैं पीएनएल को जर्नल एंट्री में इसलिए नहीं ले रहा हूँ बिकॉज इसमें से मैंने कोई अमाउंट भी यूज किया नहीं है, ठीक है। जब हम लोग अमाउंट यूज करते हैं ना तो ही जर्नल एंट्री में उसका नाम आता है, अगर अमाउंट नहीं यूज किया है तो उसका जर्नल एंट्री में नेम आएगा नहीं। अभी खत्म, जर्नल रिजर्व में से निकाला, सीआरआर में डाला, बीच में पीएनएल कहीं पे आया ही नहीं, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर डायरेक्टली, ठीक है। पता चला ये पार्ट नया है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड एंट्रीज है, ऐसा नहीं होगा। देखो एंट्रीज चेंज हो गई ये वाला, ठीक है। पीएनएल एक ऑप्शन है, जब जर्नल रिजर्व के पास नहीं होता तो ही वो आता है। इस बार डायरेक्टली जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, पूरा अमाउंट कितना आएगा? 6,25,000, 6,25,000। नरेशन बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, ओके ओके। उसके बाद सीआरआर के बाद हमारी वो जो एंट्री है 456, जो मैंने आपको लोगों को बताया था स्टैंडर्ड है, जो बार बार होती है, ये रही फोर्थ एंट्री। क्या है वो वाली? अमाउंट पेबल की एंट्री, राइट ऑफ प्रीमियम की एंट्री और अमाउंट पेड की एंट्री। ये स्टैंडर्ड है, ये तो आती रहेगी। लेकिन देखो इसमें भी ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर भी जो पीएनएल है ना, ये ऑप्शनल है। जैसे इस सब में भी वर्किंग नोट में आपने देख लिया कि पीएनएल आया था, मतलब इसमें जर्नल एंट्री ऐसी ही रहने वाली, वो चेंज नहीं होगी। सपोज अगर शेयर प्रीमियम में भी ऐसा होता कि पूरा पैसा हम लोग को शेयर प्रीमियम से मिल जाता, तो ये जो बीच का पीएनएल है इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, ठीक है, कंसिडर नहीं करते, मतलब एंट्री आती नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एंट्री कर लेते हैं। ये चलिए एंट्री करते हैं। पहले अमाउंट पेबल की एंट्री, पहले मैं सारी एंट्री लिख देता हूँ, फिर एक साथ अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, करेक्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स। नरेशन बीइंग अमाउंट पेबल, बीइंग अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर भी आगे लिख सकते हो। फिर उसके बाद राइट ऑफ वाली एंट्री, राइट ऑफ वाली एंट्री सेम रहने वाली है, वो चेंज नहीं होने वाली है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, बिकॉज पीएनएल का इस्तेमाल किया इसीलिए जनरल एंट्री में आया। टू प्रीमियम, इस बार मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, प्रीमियम ऑन बाय बैक, ठीक है, ओके। एंड देन फोर्थ वाली लास्ट एंट्री क्या आने वाली है? इसका नरेशन बीइंग पीबीपी रिटर्न ऑफ, पीबीपी रिटर्न ऑफ, ठीक है। एंड ये एंट्री हम लोग पीछे कर लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, वो एक का भी अमाउंट नहीं लिखा, अमाउंट एक साथ लिखेंगे हम लोग। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है, ओके। नरेशन बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स भी लिख सकते हैं, बीइंग अमाउंट पेड, ठीक है, ओके। चलिए अभी अमाउंट कैसे मिलेगा? सबसे पहले सीआरआर का अमाउंट मिल चुका है हमको, अभी किसका अमाउंट फाइंड करना था? ये वाला सेकेंड एंट्री का। मैंने आप लोगों को बताया इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, ये होता है FVES, ये क्या होता है? FVES, ठीक है। ये जो होता है ये होता है हमारा FVES। तो हम लोग कहाँ से मिलेगा FVES? ये रहा 6,25,000 दिख रहा है, पीबीपी उसी के नीचे 625 625। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 625, यहाँ भी 625 प्लस करके यहाँ जाएगा 12.5 लाख। ऊपर देखो हमने अमाउंट पेबल पहले ही फाइंड कर लिया था, वो भी 12.5 लाख ही आ रहा था, करेक्ट, ओके। अब ये आएगी बारी थर्ड वाली एंट्री की, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। इसका अमाउंट कहाँ से मिलेगा? ये देखो यहाँ पर हमने पहले से निकाला हुआ है 6,25,000। एसपी के सामने कितना लिखेंगे? 5, और पीएनएल के सामने कितना लिखेंगे? 1,25। इसीलिए तो वर्किंग नोट बनाया था ताकि यहाँ पर काम ईजी हो जाए। हमको 6,25,000 चाहिए था, 5 लाख दिया शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम ने, और बचा हुआ 1,25,000 किससे मिल गया? पीएनएल से, ठीक है। तो यहाँ से ट्रांसफर हो गया, ठीक है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे, ओके। लास्ट वाली एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इक्विटी शेयर होल्डर के सामने यहाँ पर देखो अमाउंट कितना दिया हुआ है? 12.5 लाख। तो यहाँ पर भी कितना आता है? 12.5 लाख। पहले हमने अमाउंट पेबल की, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देना है उसकी एंट्री पास की, एंड देन फिर हमने उसको फाइनली पेमेंट कर दिया। तो जब देने की एंट्री की तो हमने उसके नाम के सामने क्रेडिट किया, एंड देन जब उसको फाइनली पे किया तो उसको डेबिट करके टू कैश बैंक कर दिया, ठीक है, ओके। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? जर्नल का टोटल करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और इसका एंट्री नंबर था 4, मतलब इसमें सिर्फ 4 ही जर्नल एंट्री आई, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, सब में आगे आपको इसका बैलेंस शीट भी बनाना पड़ सकता है,
वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। अगर पास जर्नल एंट्री बोला है तो आगे बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या सब एक ही वीडियो में सीखेंगे? नहीं, उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे। मतलब स्टेटमेंट भी बनेगा, जर्नल एंट्री भी बनेगा एंड बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। बस इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना था, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, जो मुझे लगता है आप लोग को आइडिया आ चुका है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। बैलेंस शीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब।